इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के को दिखाते हुए जो रहने के लिए रूम नंबर 203 में आया था। उस लड़के को बिल्कुल पता नहीं होता कि इस रूम के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, लेकिन उसने अब इस जगह को रेंट पर ले लिया था और वो वहीं पर आराम से रहने लगा। लेकिन अब अचानक उस लड़के को दीवार के ऊपर एक छोटा सा होल दिखाई देता है। वो होल बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, इसीलिए लड़के ने सोचा कि वो उस होल को भर दे। तब वो लड़का उस होल को भरने के लिए बहुत ही अजीब तरीके के सॉल्यूशंस डाल देता है, लेकिन वो होल तो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। उस रूम का ओनर जब वहां आता है तो उसने लड़की को साफ साफ समझा दिया कि तुम इस होल को नहीं भर सकते। दरअसल ये होल जिंदा है और इसके अंदर अजीब तरीके की आत्माएं रहती हैं। वो लड़का समझ रहा था कि शायद ये ओनर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता और उसी रूम में रहना कंटिन्यू कर देता है। रूम का ओनर तो ये सारी बातें बताकर वहां से सीधा चला गया था, जैसे कि उसे पता हो कि आगे उस लड़की के साथ क्या होने वाला है। अब वो लड़का जब उस होल के अंदर से देख रहा था तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो अपना हाथ डालकर अंदर चेक करता है कि आखिर वहां कौन मौजूद है, लेकिन तभी अचानक ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके हाथ को किसी ने पकड़ा है और अगले ही मोमेंट में वो अपना हाथ बहुत तेजी से बाहर निकालता है। उसके साथ साथ वहां पर कुछ अजीब सी चीज नीचे गिरी थी। वो लड़का जब उसे उठाकर देखता है तो उसके अंदर एक चाकू था और उससे लगा हुआ एक लॉकेट मौजूद होता है। अब उस लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लॉकेट है किसका, पर वो दिखने में बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लग रहा था। अब वो लड़का अपने रूम के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता है। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा खुश थी कि आखिरकार मेरे बॉयफ्रेंड ने अपने पैसों से एक रूम रेंट पर लिया है, यानी कि वो दोनों एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। पर जैसे ही उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के पास वो लॉकेट देखा तो वो उसे बहुत पसंद आता है और वो उसे पहन लेती है। लड़के को भी इससे कुछ ऑब्जेक्शन नहीं था क्योंकि उसे लॉकेट के बारे में बिल्कुल नहीं पता। वो तो इसे एक नॉर्मल लॉकेट ही समझ रहा होता है। पर जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड ने वो लॉकेट पहना तो अचानक वो एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जैसे कि उसकी बॉडी पर किसी ने कब्जा कर लिया हो। उस लड़के की गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए खुद को जान से मार लेती है और वहीं गिर जाती है। वो लड़का कुछ नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो इस सिचुएशन में क्या करे, इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को सीधा वहां पर छोड़कर भाग जाता है बाहर की तरफ। उसने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी गर्लफ्रेंड की जान इस तरीके से जाएगी। पर अब रूम नंबर 203 का ये खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। थोड़े समय के बाद अब हमें किम नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। ताज्जुब की बात ये हो रही थी कि किम ने भी पूरे शहर में इतने रूम्स को छोड़कर इस वाले रूम नंबर 203 को ही चूज किया था रेंट के लिए। और ये वही रूम होता है जहां पर इससे पहले वाले गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रहा करते थे। उस खतरनाक इंसिडेंट के बारे में किम को तो नहीं आइडिया होता, इसीलिए वो सिंपली रूम को रेंट पर ले लेती है अपनी एक दोस्त इजी के साथ। वो दोनों वहां पर साथ में मिलकर रहने वाले थे और रेंट भी आधा आधा देने वाले थे। रूम का ओनर तो उन दोनों को चाबी दे देता है जिससे कि वो रूम अच्छी तरीके से देख ले। किम और इजी तो खुश थे क्योंकि रूम सच में ज्यादा बड़ा था। वो दोनों ट्रेवल करते हुए एक विंडो के पास आ जाते हैं जिसके ऊपर बहुत अच्छी कलाकृतियां बनी थी। किम और इजी जब उसे पास जाकर देखने लगे तो फ्लैट का ओनर कहता है कि तुम इसे टच नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसे तुम्हें फॉलो करने ही पड़ेंगे। रूम ओनर ने तो ये भी कह दिया कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि तुम सभी किसी भी हालत में बेसमेंट में नहीं जा सकते। सारे रूल्स समझाने के बाद वो ओनर वहां से चला गया। किम और इजी तो उस रूम के अंदर बड़े आराम से रहने लगते हैं, पर उन दोनों को क्या पता था कि आगे चलकर उनके साथ कौन कौन सी खौफनाक घटनाएं घटने वाली हैं। किम को तो यहाँ पर वही छोटा सा होल दिखाई देता है जिसे कि वो एक मिरर फ्रेम से कवर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो उस छेद के ऊपर मिरर फ्रेम लगाती है तो ऐसा लग रहा था कि छेद के अंदर से मिरर फ्रेम को किसी ने टेढ़ा कर दिया है। ये बातें किम एकदम से नजरअंदाज करती है और अपने दोस्त इजी के साथ चली जाती है मजे करने के लिए। वो दोनों साथ में काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और एक पार्टी कर रहे होते हैं। किम और इजी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि वो यहाँ पर काम करने आए होते हैं और आखिरकार उन्हें अपने पहले ही दिन रेंटेड हाउस मिल गया। वो दोनों खुद को लकी भी मान रहे थे। अगले दिन अब किम और इजी उसी छेद के पास चले आए जिसमें से इजी अब उसके अंदर हाथ डालकर चेक कर रही होती है। तभी अचानक इजी ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया जैसे कि उसके हाथ को किसी ने पकड़ लिया हो, लेकिन फिर बाद में पता चला कि इजी मजाक कर रही है और वो किम को डराने की कोशिश कर रही थी। इजी को भी अब उस छेद के अंदर से वही लॉकेट मिल चुका होता है। ये वही लॉकेट था जिसे कि पहले वाले लड़की की गर्लफ्रेंड ने पहना था और वो बहुत ही अनजान तरीके से मारी गई। इजी को ये लॉकेट अच्छा लगा इसीलिए उसने लॉकेट पहन लिया। किम को भी इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती और अब इजी अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर उसके साथ कमरे में चली जाती है मजे करने के लिए। इजी बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के कारण वहीं बेहोश हो गई थी और उसका बॉयफ्रेंड कमरे में चारों तरफ घूमने लगा। वो तो उसी विंडो के पास आ जाता है जिसके ऊपर कई सारी कलाकृतियां बनी थी।
उसे तो ये इतनी अच्छी लग रही होती है कि वो पास जाकर देखने लगा। इजी का बॉयफ्रेंड जैसे ही उस विंडो की तरफ देख रहा होता है तभी अचानक उसके पीछे से कोई भागता हुआ गया। ये एक परछाई होती है जो अचानक से गायब हो चुकी थी। इजी का बॉयफ्रेंड इसे अपने आंखों का धोखा समझता है और वॉशरूम में चला जाता है, लेकिन तभी अचानक इजी के बॉयफ्रेंड के ऊपर किसी ने हमला किया और वहीं उसकी जान ले ली होती है। ये बातें किम और इजी दोनों को नहीं पता थी। सुबह होने पर किम इजी से पूछ रही होती है कि आखिरकार तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ पर गया, लेकिन इजी यहाँ पर कहने लगी कि शायद वो मेरे सोकर उठने से पहले ही अपने घर चला गया होगा, इसीलिए हमें टेंशन लेने की उसकी कोई जरूरत नहीं। पर ताज्जुब की बात यह होती है कि उसके बॉयफ्रेंड की डेड बॉडी वहां से कहां गायब हो गई, इस बारे में अब किसी को नहीं पता चलता। अगले दिन यहाँ पर किम अपनी यूनिवर्सिटी में भागते हुए जा रही थी क्योंकि उन्हें एक लेक्चर से बहुत इंपॉर्टेंट काम था, लेकिन लेट पहुंचने के कारण डिपार्टमेंट के गेट बंद हो चुके होते हैं। किम काफी टेंशन में आ गई क्योंकि उसे अपनी बुक कंप्लीट करनी थी। अब उसी यूनिवर्सिटी के अंदर किम की मुलाकात बेन नाम के एक लड़के से होती है। बेन यहाँ पर किम को पूछने लगा कि आखिरकार मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। तब जाकर किम उसे सारी बातें बताने लगी कि किस तरीके से वो अपनी दोस्त इजी के ऊपर किताब लिखना चाहती है। दरअसल इजी के फादर किसी रीजन की वजह से मारे गए थे और तब से वो काफी अकेली है। उसे तो ड्रिंकिंग हैबिट भी हो गई थी, इसीलिए किम इजी की मदद करने के लिए ही उसे अपने साथ रखती है। वो उसके सारे एक्सपीरियंस को अपनी कहानी में इंक्लूड करना चाहती थी, इसी वजह से वो अपने डिपार्टमेंट की लेक्चरर से कंसल्ट करना चाहती है। बेन भी एक हिस्टोरिक स्टूडेंट था और वो इन सारी चीजों में उसकी मदद करना चाहता था। वो तो अपने कई सारे एक्सपीरियंसेस किम के साथ शेयर करता है और उसे अपना नंबर भी देता है कि आगे चाहे कैसी भी जरूरत हो वो उसे कॉल करे। बातों ही बातों में उन दोनों की काफी अच्छी तरीके से दोस्ती हो जाती है। किम तो अब सीधा अपने घर पर आ चुकी थी और रात में सो रही होती है, लेकिन तभी अचानक उसे कमरे के अंदर किसी के होने का एहसास हुआ और फिर हमें दिखाया गया कि उस अनजान से होल के अंदर से किसी का हाथ बाहर निकल रहा है। इस हाथ के ऊपर काफी ज्यादा बाल लगे हुए थे और वो एकदम से आगे बढ़ रहे होते हैं किम की तरफ, लेकिन किम जैसे ही होश में आकर उस दूसरी तरफ देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। अब अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। किम ने जब दरवाजा ओपन किया तो वहाँ पर इजी मौजूद थी जो लगातार अपना सर दरवाजे पर पटक रही होती है। इजी को काफी चोट लगी जिसे कि किम ठीक करने लग गई और अब वो इजी के साथ ही सोती है क्योंकि किम को पता था कि इसे रात में चलने की बीमारी है। वो उसकी पूरी तरीके से टेक केयर कर रही थी और कहीं भी अकेले जाने के लिए नहीं देती। सुबह होने के बाद इजी एकदम नॉर्मल लग रही होती है, लेकिन अभी भी उसने ये लॉकेट पहना था जिसकी वजह से ये सारी खतरनाक चीजें हो रही थी। यहाँ किम अब इजी को बेन के बारे में बताती है कि किस तरीके से वो उसका नया दोस्त बन चुका है और साथ ही साथ वो दोनों काफी अच्छा टाइम भी स्पेंड करने लगे हैं। लेकिन यहाँ इजी का बिहेवियर पहले से बदल चुका था। वो तो किम के साथ बहुत ही ज्यादा रूड बिहेव करती है जैसे कि वो उसकी दुश्मन हो, लेकिन किम किसी भी तरीके से इजी को शांत करा देती और उसकी बहुत अच्छी तरीके से देखरेख करती। एक तरीके से किम इजी को अपनी छोटी बहन मानने लगी होती है, लेकिन किम की भी जिंदगी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी क्योंकि यहाँ किम के मॉम एंड डैड बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो इतनी दूर जाकर इजी के साथ एक कमरे में रहे। पर किम तो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की सुनने वाली है और उसे जो अच्छा लगेगा वो वही करेगी। किम अब अपने डिपार्टमेंट के उस लेक्चरर से बात कर रही होती है जिसमें कि उसने अपने नई बुक के बारे में पूछा और वो उसके अंदर अपनी बेस्ट फ्रेंड इजी के बारे में इंक्लूड करेगी। वो लेक्चरर तो किम को काफी अच्छी तरीके से गाइड करता है और उसे सब कुछ बताता है। अगर इन सारी चीजों में इजी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो किताब लिखने के लिए आगे बढ़ सकती है। किम को अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। अब यहाँ किम काम खत्म करने के बाद निकल पड़ती है बेन से मिलने के लिए। वो दोनों तो साथ में कॉफी पीते हैं और बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। पूरा दिन मजे करने के बाद बेन तो किम को उसके घर पर भी ड्रॉप करता है और अब यहाँ काफी रात होने के बाद किम अपने रूम के अंदर चली आई थी। किम जब अपने रूम के अंदर इंटर हो रही थी तब उसने देखा कि रूम का ओनर बहुत ही अजीब तरीके से उसे घूर रहा है। किम ने फिलहाल के लिए उसे नजरअंदाज किया और सीधा अपने कमरे में चली गई। किम को यहाँ नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए काफी परेशान थी। उसे फिक्र हो रही होती है क्योंकि उसने इजी को बहुत पहले कहा था कि वो ड्रिंकिंग की हैबिट को छोड़ दे, पर इजी तो मानती ही नहीं और लगातार ड्रिंक पीते चली जाती है। अब यहाँ किम जब अपने बेड पर सोने जा रही थी तो उसे इजी की आवाज आती है। दरवाजा खोलकर जब देखा तो इजी अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रही थी। किम ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और सीधा सोने के लिए चली गई। लेकिन जब यहाँ अचानक आधी रात को किम की जब नींद खुलती है तो वो जाकर इजी को देखने लगी, पर इजी तो नींद में चलते हुए बेसमेंट की तरफ बढ़ रही होती है। किम तुरंत ही इजी के पास चली गई उसे रोकने के लिए क्योंकि बेसमेंट में जाना तो सभी को मना था। इजी बिना कुछ सोचे समझे बेसमेंट का दरवाजा ओपन करती है और वहाँ अंधेरे में चली जाती है। किम लगातार उसे चारों तरफ ढूंढने लगी और आवाज देकर उसे बुला रही थी। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद आखिरकार उसे इजी मिल ही गई, लेकिन इजी के हाथ में एक अजीब तरीके का म्यूजिक सिस्टम होता है। ये बहुत ही पुराना सिस्टम था जो कि एंशिएंट टाइम पे लोग यूज किया करते थे, पर आखिर ये म्यूजिक सिस्टम
सिस्टम इजी को किसने दिया। इजी तो बहुत ही ज्यादा रोने लग गई थी किम की गोद में आकर, लेकिन किम यहाँ इजी को समझाती है कि ये सारी चीजें शायद तुम्हारे ड्रिंक की वजह से हुई हैं। तुम्हें ड्रिंकिंग हैबिट अपनी छोड़नी होगी क्योंकि ये तुम्हारी सेहत को खराब कर रहा है। इजी ने भी अब किम के कई बार समझाने के बाद ये डिसाइड किया कि मैं अब ये सारी ड्रिंकिंग हैबिट हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। किम अब अपने उस प्यारे दोस्त बेन के पास आ जाती है और उसे अपनी घर की सारी बातें बताती है। बेन कहने लगा कि इजी जरूर उस बेसमेंट की तरफ गई होगी क्योंकि वहाँ पर कुछ मौजूद होगा, इसीलिए हमें एक बार जाकर वहाँ की छानबीन करनी चाहिए। किम और बेन सीधा उसके रूम नंबर 203 में आ जाते हैं और घर की तलाशी लेने के लिए इंटर करते हैं, लेकिन तब पता चला कि रूम का ओनर तो उसके कमरे में घुसकर विंडोज की सफाई कर रहा था। इस तरीके से अचानक आने के कारण किम उसके ऊपर काफी गुस्सा होती है और पूछती है कि ये मेरा कमरा है, भले ही तुम ओनर हो लेकिन तुम्हें हमसे पूछ कर आना चाहिए। पर तभी वो ओनर किम को कहता है कि तुम लोगों ने एक रूल ब्रेक किया है, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम बेसमेंट में गए थे, लेकिन आगे से ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं माफ नहीं करूंगा। ओनर तो बहुत ही अजीब तरीके से बात कर रहा था, इसीलिए किम ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो वहां से चला जाता है और फिर किम और बेन उस पूरे घर की तलाशी लेने लगे थे। बेन तो सीधा उस विंडो के पास आ जाता है जिसके ऊपर अलग तरीके की कलाकृतियां बनी थी। बेन ने नोटिस किया कि उसके ऊपर सिर्फ फोटोज नहीं बल्कि कुछ लिखा गया था जो अलग भाषा में होता है। उन दोनों ने मिलकर हर एक चीजों की फोटोज ले लिए, यहाँ तक कि दीवार में मौजूद उस छेद की भी, लॉकेट की भी बारे में डिटेल वो ले लेते हैं और अब उन सारे फोटोज को वो इंटरनेट पर डालकर चेक कर रहे थे कि आखिर इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बेन को इन सारी चीजों की काफी अच्छी नॉलेज थी, इसीलिए इंटरनेट पर प्रॉपर सर्च करके उसने कई सारी इन्फॉर्मेशन निकाली। विंडो पर मौजूद उस अजीब तरीके की लैंग्वेज को जब उसने सर्च किया तो पता चलता है कि ये लैंग्वेज एंशिएंट जमाने में लिखी जाती थी और वो लैंग्वेज पूरी तरीके से अब विलुप्त हो चुकी है। साथ ही साथ वो जब लॉकेट के बारे में इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो उन्हें पता चला कि ये लॉकेट एक लेडी का हुआ करता था और इसी रूम नंबर 203 के अंदर एक हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। पर जितने भी लोग इस रूम के अंदर आए हैं वो अजीब तरीके से और किसी अलग ही कारणों की वजह से गायब हो जाते थे, यानी कि जरूर इस रूम के अंदर कुछ अनजान सी चीजें मौजूद हैं जो लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रही हैं। आखिर वो क्या था इसके बारे में उन दोनों को पता लगाना होगा। अब किम को जितनी इन्फॉर्मेशन मिली होती है वो एक आदमी के घर पर चली गई। ये वही आदमी था जो कुछ समय पहले उस जगह के सिक्योरिटी का काम करता था। वहां जाकर किम ने रूम नंबर 203 के बारे में सारी बातें पूछी। तब जाकर वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि वो रूम श्रापित है, वहां पर कुछ ऐसी काली शक्तियां मौजूद हैं जो इंसानों को बहुत ही बुरी तरीके से मारती थी, साथ ही साथ उन्हें पूरी तरीके से प्रोसेस करके अपने लिए काम कराती थी और आज तक वहां पर जो भी गया वो वापस लौट कर नहीं आया। यहाँ किम को एग्जैक्टली पता नहीं चला होता है कि आखिर रूम के अंदर मौजूद कौन है, लेकिन वो अब ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसका पता लगा कर रहेगी। किम वापस अपने रूम के अंदर आ जाती है और वो उस पूरे फ्लैट को बहुत गुस्से से देख रही थी। किम जब रूम के अंदर एंटर करती है तो इजी ड्रिंक कर रही थी, जिस बात से किम उस पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि इजी ने उससे वादा किया था कि वो ड्रिंक कभी नहीं करेगी। पर अब इजी काफी ज्यादा गुस्से में थी और किम से चिल्लाकर बात कर रही होती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मुझसे बिना पूछे मेरे ऊपर किताब कैसे लिख सकती हो, यानी कि तुम सिर्फ मेरे साथ मतलब के लिए थी, बाकी और कुछ नहीं। पर किम इजी को समझाती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र है इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये बुक लिखना तो मैं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए कर रही थी ताकि तुम सारी चीजों से ओवरकम कर जाओ। लेकिन बातों से लग रहा था कि इजी इतनी जल्दी नहीं समझने वाली। वहीं दूसरी तरफ अब हमें बेन को दिखाया गया जो कि एक चर्च में आ गया होता है। वो पूरी तरीके से चौंक गया क्योंकि चर्च की विंडो के ऊपर उसी तरीके की कलाकृतियां थी जिस तरीके से किम के रूम में होती हैं। वहां पर तो क्रॉस का भी सिंबल बना हुआ था जो किसी निर्देश को दर्शाता है। चर्च में मौजूद जितने भी फादर थे बेन उनसे बातचीत करके अपना कंक्लूजन निकाल रहा था कि आखिर इसका मतलब क्या होगा और वो इंटरनेट की भी मदद लेता है हर एक चीजें जानने के लिए। तब जाकर बेन को एक सच्चाई पता चली कि ये सारी चीजें एक ऐसे शैतान की हैं जो पहले तो एक एंजल हुआ करती थी, लेकिन जब उसे हेवन से निकाल दिया गया तो यहाँ आकर बुरे काम करने लग गई और वो एक ऐसी शैतान बन चुकी है जो इंसानों को मारकर उनकी आत्मा एब्जॉर्ब कर लेती और यही से उसको पावर मिलती। साथ ही साथ बेन को ये भी पता चला होता है कि उस रूम के अंदर सबसे पहले एक हस्बैंड वाइफ रहा करते थे, लेकिन एक दिन जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई और समय बहुत ज्यादा कम था तो वो आदमी अपनी वाइफ को बेसमेंट में लेकर गया और खुद ही उसकी डिलीवरी करवाई। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में उस आदमी की वाइफ मर जाती है। इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उस आदमी ने खुद की भी जान दे दी। उनका बच्चा तो बच गया होता है लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। वो बहुत ही अनजान तरीके से गायब हो गया था। बेन काफी ज्यादा शॉक हो गया और वो तुरंत ही किम को कॉल लगाकर उसे सब कुछ बताना चाहता था। हालांकि किम अभी कॉल नहीं उठा रही थी, इसीलिए बेन ने
एक वॉइस नोट छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर किम उस कमरे में और ज्यादा रही तो वो शैतान उसके ऊपर भी हमला कर सकता था। लेकिन किम यहाँ पर पूरी तरीके से परेशान थी और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, इसीलिए अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में वो उस छेद के पास आ गई जो कि धीरे धीरे समय के साथ साथ बड़ा होता जा रहा था। किम को जानना था कि इस छेद के पीछे आखिर है क्या, इसीलिए वो छेद को तुरंत ही तोड़ने लग गई। थोड़े समय के अंदर उस छेद के अंदर से एक हाथ निकलता है जो पूरी तरीके से खून से भरा हुआ था, जिससे कि अब उसके रूम के अंदर वही ओनर आ जाता है। उस ओनर ने तो किम की मदद करने के बजाय अब उसे बंदी बना लिया था और उसके हाथ पैरों को बांध दिया था। ओनर अब किम को अपने कमरे में लेकर आ जाता है और उसे अपने मॉम एंड डैड की फोटोज दिखाता है। ओनर तो यहाँ किम को बता रहा था कि उस छेद की दूसरी तरफ एक ऐसी डीमन है जो अलग अलग लोगों की आत्माएं एब्जॉर्ब करके उन्हें मार देती है, और कई साल पहले मेरे मॉम एंड डैड ने गलती से इस डीमन को यहाँ पर बुला लिया था। विंडो के ऊपर जो इमेजेस और लैंग्वेजेस लिखी होती हैं वो उस डीमन को बुलाने का एक जरिया थी, लेकिन चौंकाने वाली बात थी कि उसी डीमन ने मेरे मॉम एंड डैड की आत्मा को एब्जॉर्ब कर लिया। यहाँ पर हमें एक सच्चाई पता चली कि जो हस्बैंड वाइफ बेसमेंट में मारे गए थे और उनका बच्चा खो गया था वो और कोई नहीं बल्कि ये ओनर होता है, और वो ओनर हर समय ट्राई करता था कि वो अलग अलग लोगों को इस रूम में लेकर आए ताकि वो डीमन उनकी आत्मा एब्जॉर्ब करके उन्हें मार दे और उसके बाकी सारे फ्लैट्स एकदम नॉर्मल तरीके से चलते रहें। लेकिन वो ओनर कह रहा था कि अब बारी तुम्हारी है, क्योंकि वो किम को मारकर उसकी आत्मा डीमन को सौंपने वाला था। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ता है तभी किम ने अचानक उसके ऊपर हमला किया और अपने आप को छुड़ाते हुए रूम से दूर भागने लगी। वो ओनर भी अब उसके पीछे लग गया, क्योंकि किसी भी हालत में उससे किम को पकड़ना होगा। अच्छी बात तो ये होती है कि अब किम के कमरे के अंदर बेन भी आ चुका था। वो तो चारों तरफ किम को ढूंढ रहा होता है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद बेन के सामने इजी आ जाती है जिसे कि उस डीमन ने पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा था, क्योंकि अभी भी उसके गले में वो लॉकेट मौजूद होता है। ये सारी बातें बेन को नहीं पता थी, इसीलिए अब इजी बेन को काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ किम जब भागते हुए अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि बेन को बुरी तरीके से मार दिया गया है, और ये काम जरूर उसी डीमन ने किया होगा। चारों तरफ देखने के बाद किम को इजी दिखाई नहीं देती, इसीलिए वो अब उसे ढूंढने के लिए बेसमेंट की तरफ चली गई। फ्लैट का ओनर भी भागते हुए किम के पास आता है और सीधा बेसमेंट में चला जाता है। उसके हाथ में तो एक पिस्टल मौजूद थी जिसकी मदद से वो किम की जान लेना चाहता था, और वो लगातार आगे भी बढ़ने लगता है। बेसमेंट ज्यादा बड़ा ना होने के कारण किम कहीं छुप भी नहीं सकती थी, और जल्द से जल्द उस फ्लैट ओनर ने किम को ढूंढ निकाला था। वो ओनर तो सीधा पिस्टल पॉइंट आउट कर देता है किम के ऊपर। किम के पास तो अब कोई भी ऑप्शन नहीं था और उसने अपना अंत स्वीकार कर लिया होता है, लेकिन तभी अचानक उस ओनर के फादर की आत्मा उसके बॉडी में आ गई और लगातार उसके हाथ में मौजूद पिस्टल को कंट्रोल करने लगी। उनकी आत्मा ने तो अब पिस्टल को अपने ही बेटे के सर के ऊपर पॉइंट आउट किया और गोली चला दी, जिससे कि ओनर वहीं पर मारा जाता है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ओनर के फादर को पता था कि उसका बेटा गलत काम कर रहा है और इस तरीके से उस डीमन को मारा कभी नहीं जा सकता था। इसी वजह से उन्हें एक डिसीजन लेना पड़ा और वो मरने के बावजूद भी अपने बेटे को सजा देकर चले गए। किम यहाँ पर बच जाती है और वो सीधा निकल पड़ी थी इजी को ढूंढने के लिए। इजी तो एक कोने में मौजूद होती है जो पूरी तरीके से डीमन के कंट्रोल में थी। किम को यहाँ अब तक तो समझ में आ चुका था कि ये सारी चीजें उसी श्रापित लॉकेट की वजह से है, इसीलिए वो इजी से कहती है कि तुम उस लॉकेट को निकाल कर फेंक दो, पर इजी यहाँ किसी की बात नहीं सुनती और सीधा किम के ऊपर आ जाती है हमला करने के लिए। ये सारी चीजें वो खतरनाक डीमन कर रही थी जिसने कि इजी को प्रोसेस करके रखा था, पर किम भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। वो अपने दोस्त को किसी भी हालत में बचाना चाहती थी, इसीलिए अब किम ने किसी भी तरीके से उसके गले से वो लॉकेट निकाल दिया होता है, यानी कि उसकी बॉडी से डीमन हट चुकी होती है। किम और इजी सीधा बेसमेंट से निकलते हुए अपने रूम नंबर 203 में आ चुके थे। अब किम बिना वेट किए उसी विंडो पर बने हुए सारी चीजों को तोड़ देती है, जिससे कि वो खतरनाक डीमन इस दुनिया में आई थी। विंडो को तोड़ते ही एक बहुत ही तेजी से हवा का वाइब्रेशन आता है, जिससे कि घर की सारी चीजें टूटने लगी थी। किम और इजी भी इस झटके की वजह से नीचे गिर जाती हैं, पर थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। किम ने तो यहाँ पुलिस ऑफिसर्स को कॉल कर दिया होता है और एक रेस्क्यू टीम उनके लिए जल्द से जल्द आ रही थी। उन दोनों को लगने लगा कि मिरर को तोड़ने की वजह से वो डीमन भी अब जा चुकी है, इसीलिए अब उन्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं।
उन दोनों को जल्द से जल्द रेस्क्यू तो कर लिया जाता है और एक सेफ जगह पर लेके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ हमें रूम नंबर 203 के उस टूटे हुए कांच के टुकड़ों में दिखाया जा रहा था कि वहाँ एक काला साया मौजूद है जो कि धीरे धीरे बाहर आ रहा था। यानी कि वो डीमन अभी भी मरा नहीं है, बल्कि अब तो वो आजाद हो चुका है, जो पता नहीं अब आगे चलकर किस किस को शिकार बनाएगा। यानी कि रूम नंबर 203 अभी भी श्रापित है और जो भी वहां जाएगा डीमन उसकी आत्मा को एब्जॉर्ब कर लेगी। इसी तरीके से हमारी ये डरा देने वाली कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।